अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेरीन इकोसिस्टम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह क्लाइमेट चेंज मेरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज का हमें पता है कि जब रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस हो रही हो, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही हो और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब इस सब से ओशन इकोसिस्टम को क्या इफेक्ट होता है? इससे सी लेवल इंक्रीज होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होती है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न होता है, इससे वाटर बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, स्पीशीज माइग्रेट कर जाती हैं और इस सबसे फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इस सब को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम अपने ओशन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब अर्थ के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इस सब से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे हमारे ओशन इकोसिस्टम और मेरीन इकोसिस्टम को इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का मेरीन इकोसिस्टम पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास है राइजिंग ऑफ सी लेवल। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसकी वजह से पोलर आइस कैप और ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इनके मेल्ट होने की वजह से सी लेवल इंक्रीज होता है। फिर जब सी लेवल इंक्रीज होता है तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कोस्टल इकोसिस्टम को होता है, कोस्टल इरोजन होती है। इसके अलावा कोस्टल इकोसिस्टम में जो स्पीशीज होती हैं उनको भी इफेक्ट होता है, वहाँ पे हैबिटेट लॉस होते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम में हमें पता है एश्योरीज, डेल्टा और मैनग्रोव वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा सी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से फ्लडिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन भी एक इम्पैक्ट है। ओशन एसिडिफिकेशन में बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओशन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और ये कब होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर ले। फिर इसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन से ऐसे मेरीन ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट होते हैं जो अपने शेल और स्केलेटन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पे डिपेंड करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, जैसे कि कोरल्स, मलस्क और सर्टेन टाइप के प्लांकटन। क्योंकि जब ओशन में एसिडिक कंडीशन होती है तो इससे वहाँ पे कार्बोनेट आयन डिक्रीज हो जाते हैं और कार्बोनेट आयन डिक्रीज होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन से कोरल और कोरल रीफ्स को भी इफेक्ट होता है। कोरल रीफ्स का हमें पता है कि इनका एक ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जूनथलाई के साथ। तो जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये कोरल रीफ अपने अंदर से जूनथलाई को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कोरल्स को कलर मिल रहा होता है। तो जब ये जूनथलाई बाहर चले जाते हैं तो कोरल का कलर वाइट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। फिर इसमें हमने देखा था कि अगर वाटर की कंडीशन सही रहे तो कोरल इन ब्लीचिंग इवेंट से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन अगर ओशन एसिडिफिकेशन हो तो कोरल के लिए इन ब्लीचिंग इवेंट को रिकवर करना चैलेंजिंग हो जाता है। और कोरल रीफ्स का हमें पता है कि ये मेरीन इकोसिस्टम का डाइवर्स पार्ट है, तो अगर कोरल रीफ को अफेक्ट होगा तो इससे इंटायर फूड वेब भी अफेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ मेरीन स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो सर्वाइव कर पाती हैं। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो इन स्पीशीज़ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे क्या होता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ओशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे इन स्पीशीज़ को इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रोट एक ऐसी स्पीशीज़ है कि अगर वाटर का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड हो जाए तो ये स्पीशीज़ की डेथ हो जाती है, और अगर टेम्परेचर 14.5 से बिलो चला जाए तो इनके एग्स हैच नहीं कर पाते, जिससे इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग जाती है और इन स्पीशीज़ का एक्सटेंशन रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा स्पीशीज़ माइग्रेशन, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं और इसके रिजल्ट में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी टर्टल्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे टर्टल्स के नेस्टिंग और हैचिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट होता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जब ओशन करंट में और प्रे के अवेबिलिटी में चेंजेस आती हैं तो इससे सी टर्टल्स को अफेक्ट होता है और वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं।
इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो ये मेरीन फूड वेब के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब टेम्परेचर में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में चेंजेस आती हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट होता है। तो इसके रिजल्ट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फाइटोप्लैंक्टन को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल फिश और फिल्टर फीडिंग मेरीन एनिमल्स, इनको भी अफेक्ट होता है, क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन को अफेक्ट होगा तो इन ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ये केमिकल वाटर बॉडीज़ में डिज़ोल्व होते हैं और इससे वाटर बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद मेल्टिंग ऑफ सी आइस। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से पोलर आइस कैप और ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सी आइस के मेल्ट होने की वजह से मेरीन स्पीशीज़ को भी इफेक्ट होता है। अब ये किस तरह से होता है? इससे हैबिटेट डिस्टर्ब होती है, फूड की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ को भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिल ऐसी यूनिक स्पीशीज़ है जो आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन में प्रेजेंट होती है। जब वहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो क्रिल की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने की वजह से वेल और सी बर्ड को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वेल और सी बर्ड क्रिल को एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सी आइस के मेल्ट होने की वजह से फूड की अवेलेबिलिटी और हैबिटेट डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा पोलर बियर और पेंगुइन भी ऐसे रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद लास्ट इम्पैक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज वेदर इवेंट जैसे कि ह्यूरिकेन, साइक्लोन और टाइफोन को एक्सट्रीमली इंटेंसिफाई कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेदर इवेंट ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और इससे मेरीन हैबिटेट को फिजिकल डैमेज होता है। इसमें कोरल रीफ और सी ग्रास बेड आ जाते हैं। तो ओवरऑल एक्सट्रीम वेदर पैटर्न से मेरीन इकोसिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट ओशन इकोसिस्टम। इसमें हम देखते हैं किस तरह हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करके ओशन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हांस करना चाहिए, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कि फ़िशिंग की जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उसे सपोर्ट करना चाहिए। इस सब से हम कार्बन के इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि मैनग्रोव, सी ग्रासेस, एशवरीज और डेल्टा, इन्हें हमें प्रोटेक्ट और रीस्टोर करना चाहिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये मेरीन लाइफ को हैबिटेट भी प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने देखा है किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन इकोसिस्टम को अफेक्ट होता है। इससे ना सिर्फ ओशन को बल्कि वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ भी अफेक्ट होती है। तो हमें चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि ऐसे सोर्सेज जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसे हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन कम से कम हो। इसके अलावा प्लूटेड वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इस टॉपिक को अपने क्लास वालों तक भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।